गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना प्रतीक सर इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। डियर, हम अपने क्लेडन के सोल्यूशन के जो सीरीज़ थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, उसको डिस्कस कर रहे थे। आज जो है उसको हम फिनिश कर देते हैं। आज हमारा ये चैप्टर का फाइनल पार्ट होगा, हमारी वीडियो का 5वां हिस्सा होगा और इसमें हम आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो क्लेडन का चैप्टर हम 22 नंबर हम पढ़ रहे थे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन जो है पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है। सो मैं आप लोगों से बिल्कुल ये क्लियर बता दूं कि वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि बेसिकली एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा द अर्निंग पॉइंट का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, और जो भी आपको अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट है, जानकारियाँ हैं, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस आखिरी पार्ट को, और हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स के इफ़ेक्ट को देखेंगे कि क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रेट पर और साथ साथ रेशियो सेलेक्टिविटी पर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाते हैं, हम यहीं पर हमने छोड़ा था। और बिफोर दैट कि मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ हल्का सा। बिल्कुल पेज नंबर 564 से स्टार्ट करना है। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप के अंदर -R इफेक्ट है, जिसको आप -M भी कह सकते हैं, या फिर -H यानी रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, या फिर -I का मतलब यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव के थ्रू खींचने की टेंडेंसी है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कह सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वही एक्सर्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो विदाउट पॉजिटिव चार्ज हो चाहे विद पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए आंसर यहाँ पर हमने जो है, देखिए क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने जो है वो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लिया हुआ है। देखिए ये लिया हुआ है NR3+ लिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस है, तो हेटेरोएटम है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करने की टेंडेंसी है वो और बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए आपने क्वाटरनरी फास्फोनियम ग्रुप है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे ग्रुपों को जूम कर दिया मैंने आपके लिए इसको। ठीक, ये ग्रुप है, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप था, नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज था। क्वाटरनरी फास्फोनियम ग्रुप है ये हमारा, इसमें फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर 3 F जुड़े हुए हैं, चाहे CCl3 लीजिए, CBr3 लीजिए, या फिर आप CF3 लीजिए। F के विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, -I इफेक्ट की वजह से, या उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से आप इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह रहे हैं। इसको आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और विदाउट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। 2 तरीके के आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाएंगे, एक आपका सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सबकी कंडीशन वही होती है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, विद या विदाउट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब इनकी खासियत क्या है बाबू, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया इस चैप्टर की शुरुआत में कि इन ग्रुप्स के अंदर क्या खासियत होती है, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत क्लियर बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, चाहे वो -I से करें, चाहे वो -R से करें, चाहे वो -S से करें, ये अपने आर्थो पे और अपने पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन को प्रेफर नहीं करेगा, और फिर वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट और रेडियो सेलेक्टिविटी दोनों बदल जाएगी। रेट कम हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। और डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात की जाए तो डायरेक्टिंग इफेक्ट में भी जो है
वो आप देख रहे हैं कि चूंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो मेटा पर ज़्यादा है, और मेटा पर अगर ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का प्रेफरेंस मेटा पोजीशन के लिए आ जाएगा। यानी कि एक तो रेट कम हो गया और दूसरा उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हो गई। ये यहाँ पर बताया गया। इसमें कुछ ऐसा कुछ देखिए बहुत खास नहीं है। मैं पहले चैप्टर को फटाफट निपटा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसके ऊपर लाऊंगा, इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी बता करके इसको खत्म कर दूंगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बचा हुआ पार्ट, आपको थोड़ा समझना होगा इसको अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आते हैं इस चैप्टर में, और यहाँ पर हमने आपको बताया कि देखिए किस तरीके से मेटा डायरेक्टिंग है। थोड़ा समझते हैं इस बात को। पहली बात तो देखिए CF3 लिया है मैंने, यहाँ पर CF3 लिया है। CF3 आप जान रहे हैं कैसा ग्रुप है। CF3 -I ग्रुप है। अगर मैं CF बॉन्ड के रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को कंसिडर करूँ तो मैं -H भी बोल सकता हूँ, लेकिन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन केवल ऐसे बॉन्ड का होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ आसानी से टूट करके अपने ऊपर माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने की भी टेंडेंसी होती है, और ऐसा होता है CCl3 और CBr3। तो इसके इसलिए स्ट्रांगली -I आप बोलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक तो इसके इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है रिंग की, और दूसरा जो है वो इसके मेटा पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टिवली आर्थो और पैरा से ज़्यादा है। तो जो ये आने वाला एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ वो इसके मेटा पर आ रहा है। देखिए 96% यील्ड है इसकी। उसके बाद SN कंसंट्रेटेड HCl है तो कुछ नहीं है, तो ये आपका रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। एरोमेटिक NO2 को रिड्यूस करना है तो किसी भी मेटल के साथ एसिड लिया जाता है, या फिर मेटल के साल्ट के साथ एसिड लिया जाता है, वो रिड्यूस होकर के एमीन में चल जाता है। तो यहाँ पर NO2 का जो है रिडक्शन हो गया और NH2 बढ़ गया। सो इट्स अ वेरी सिंपल केस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करूँ, इस पर समय खराब करूँ। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए बड़ा आसान है, इसमें समझाया गया कि क्या हो रहा है। देखिए बहुत क्लियर है। इसके मेटा पे जुड़ रहा है NO2, उसके बाद कार्बोकटायन जनरेट हो रहा है और H+ निकल जा रहा है। आपको इस समय पढ़ा चुका हूँ, सारा समझा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं खराब करूँगा। देखिए यहाँ पर अब आप देखिए ध्यान से, ये इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप भी आपका सिंपल वही है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग -I ग्रुप है, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करके जो है वो डायरेक्टिंग इफेक्ट मेटा जनरेट करने की टेंडेंसी, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम करा है इनकी। देखिए ध्यान से, नाइट्रेशन इसकी मेटा पर हो रहा है, 10% पैरा भी बन रहा है। 10% पैरा बनने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है बाबू कि आर्थो पर तो इसका -I इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पैरा पर जो है वो कम है। तो इसलिए जो है वो कुछ पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आर्थो बिल्कुल नहीं बन रहा। और मेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि मेटा पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू पैरा। ठीक, या आर्थो पर तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो तो बनेगा ही। अब थोड़ा सा जो है वो हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के। देखिए कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं बेटा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करूँ, मैं मानता हूँ सबको आता भी होगा ये। अब देखिए बेंजीन के ऊपर दो तरह की कंडीशन अप्लाई की गई है। एक तो सिंपल नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया गया है SiO3:4 का, और दूसरा जो है उसको 30 मिनट तक रिफ्लक्स किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपको कभी भी फ्यूमिंग HNO3 दे, ध्यान रखिएगा इस बात का, फ्यूमिंग HNO3 दे, इसका मतलब उसका नाइट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका NO2+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा। और उसके साथ अगर टेम्परेचर वगैरह दे दे, उसको हीट कर दे या उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मेंशन कर दे आपके साथ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक नाइट्रेशन होने के बाद दोबारा उसके साथ फिर से नाइट्रेशन हो जाता है, यानी कि ओवर नाइट्रेशन हो जाता है उसमें, और आपको डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाता है या मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाता है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। HNO3:4 में तो सिंपल आपको नाइट्रो बेंजीन मिलेगा, लेकिन अगर आपने फ्यूमिंग HNO3 ले लिया है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर स्ट्रॉन्ग ले लिया है, तो आपको फिर वहाँ पर मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। और उसका कारण सिर्फ वही है कि NO2 के साथ फिर उसके मेटा पर भी एक और NO2 लग जाएगा, और ये इसका मैकेनिज्म है। बहुत क्लियर सा बात है। NO2 जो है वो दूसरे NO2 को मेटा पर ही डायरेक्ट करेगा, क्योंकि NO2 का इफेक्ट -R है, -M है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चैप्टर हमारा लगभग खत्म होने वाला है। उसके बाद तो देखिए बहुत आसान दिखाया गया है, आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन पर
3 और Br2 है, यानी कि ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल अप्लाई किया गया है, तो पैरा पर मेटा पर इसके ब्रोमीन लग रहा है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा मैं कुछ ज़्यादा क्या समय ख़राब करूँ उसमें। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें, अगर प्रोटॉन एनएमआर की शिफ्टिंग की बात की जाए तो देख रहे हैं आप नाइट्रो में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटा पर जाता है। सब में देखिए आप 7.48, 7.37, 7.58, 7.44 जितने भी ग्रुप्स हैं आप देखें ध्यान से। पहले नाइट्रोबेंजीन की बात करें, फिर बेंजोइड की बात करें, मिथाइल बेंजोइड की बात करें, मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट की बात करें, या फिर बेंजोनाइट्राइल की बात करें, सबकी मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वहाँ पे वो ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर प्रोटॉन एनएमआर की बात की जाए तो। अब ये पार्ट तो हो गया आपका। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी इसमें कोई से पॉइंट नहीं है जिनको मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करूँ, इनमें कुछ समझाऊँ आपको। ये सब आसान सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए एस्टर है, फिर उसके बाद नाइट्रेशन किया गया, उसके मेटा पर आया है, फिर उसके बाद इसके एस्टर की बेस हाइड्रोलिसिस की गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कभी भी कोई भी आपको एस्टर दिया गया हो, चाहे वो प्राइमरी एस्टर दिया गया हो, चाहे वो सेकेंडरी एस्टर दिया गया हो, चाहे टर्सरी एस्टर दिया गया हो, अगर उसको कभी भी OH- वाले किसी NaOH या QOH वाले रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाए वाटर के साथ, तो उसको हमेशा बोलते हैं बेस हाइड्रोलिसिस या सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर फॉलोड बाई एसिडिक वर्कअप। तो उससे COOET या COOR दैट बिकम्स COOH, तो उसकी एसिडिक बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दी गई है, फॉलोड बाई एसिडिक वर्कअप और न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद आते हैं नीचे, इसमें भी देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत क्लियर सी बात है, दो ये एरोमेटिक रिंग है इधर और इधर, इनके साथ ये दो ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप अगर देखें आप देखिए तो ये कार्बोनाइल है, तो ये -N इफेक्ट शो कर रहा है इसके, यानी इसके मेटा की बात की जाए, इसके साथ इसकी मेटा यहाँ पर है, इसके मेटा पर देखिए जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SO3 में सल्फ्यूरिक एसिड है, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि ये सल्फोनेशन करेगा और सल्फोनेशन मेटा पर करेगा, तो मेटा पर सल्फोनेशन कर दिया गया और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करके NaOH के साथ जो है उसको सोडियम साल्ट के फॉर्म में आइसोलेट कर लिया गया। तो ये आपको है सोडियम एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनेट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट्स की वजह से किस तरह से प्रोडक्ट बने वो सब मिले। अब बड़ा आसान है, इसमें कुछ मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करना चाहता बेटा, क्योंकि ये सब बड़े आसान सी चीज़ें आपको आती होंगी। बस क्लेडन का पार्ट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्लेडन का वीडियो सोल्यूशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा बेटा, चाहे आप जैम के बच्चे हो, चाहे आप नेट के बच्चे हो, इतने छोटे नहीं हैं आप कि छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता। और अगर नहीं आपको आता है, नहीं आपको समझ में आ पाता या कोई समस्या होती है, तो उसकी अलग से क्लास होनी चाहिए। इस वीडियो सॉल्यूशंस के साथ उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं हम, बस इसके बाद ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसका कोई ऐसा मतलब है नहीं, इसमें कुछ इस तरह का समझा नहीं रहा है, बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ नहीं समझा रहा है कि मैं आपको बताऊं। चलिए अब आते हैं हम हेलोजेंस पे। हेलोजेंस देखिए बड़ा खास इसमें ग्रुप है, चाहे F हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हेलोजेंस जो होते हैं -I इफेक्ट शो करते हैं और साथ साथ +R भी होते हैं, -I भी होते हैं और साथ साथ +R भी होते हैं। -I से ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, उसको डीएक्टिवेट करते हैं और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम कर देते हैं। लेकिन +R से जो होता है वो ये पता चलता है कि इनके आर्थो और पैरा पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटा से, इसलिए आर्थो और पैरा मेजर बनता है। अगर मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर X में F है, Cl है, Br है, I है। X की वजह से आप देख रहे होंगे पैरा पर इसके इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा है, मेटा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन अगर X को आप किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से ग्रुप से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली डीएक्टिवेटिंग है। बट ये जरूर बात है कि मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है, जितना -R या -M या -H ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है उतनी ये कम नहीं कर रहा है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा बेटा, इसके साथ चूंकि -I ऑपरेट कर रहा है, तो अगर मैं -I इसका कंसिडर करूं तो डेफिनेटली वो +R पे डोमिनेट तो कर रहा है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर आर्थो और पैरा के कंपेरिजन में कम है,
इसीलिए आर्थो और पैरा यहाँ मेजर बनता है। लेकिन फिर भी आर्थो और पैरा को कंपेयर किया जाए तो पैरा मेजर बनता है, क्योंकि पैरा पर माइनस आई इफेक्ट उतना नहीं काम करेगा जितना आर्थो पे करेगा। तो पैरा और आर्थो इफेक्ट यहाँ पे लगते हैं, पैरा मेजर होता है, आर्थो माइनर होता है, और मेटा तो बनता ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियो सिलेक्टिविटी। अब आप बोलोगे सर ये तो बोला था कि माइनस आई प्लस आर से डोमिनेट कर रहा है। देखिए माइनस आई प्लस आर के रिस्पेक्ट में डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब कंसीडर किया जाए, और प्लस आर तो वैसे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में डोनेट करता ही है, डोमिनेट रहता ही है माइनस आई पे। तो अगर मैं आज की आर्थो और पैरा सेलेक्टिविटी की बात करूँ तो हम प्लस आर को कंसिडर करते हैं। ये बहुत खास केस है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, CL, Br, I और F का, जिसमें आप हमेशा जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत स्पेशल है बेटा कि F, CL, Br और I में किसका रेट ज़्यादा होना चाहिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए बेटा अगर मैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूँ, देखिए यहाँ पर समझाया हुआ है वैसे, ये देखिए यहाँ पर रेट भी बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ध्यान से, एक बड़ा स्पेशल चीज दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पर रेट बताया गया है कि किस हैलोजन का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर F का रेट सबसे ज्यादा है। F का रेट क्या, Cl का रेट सबसे ज्यादा है। देखेंगे आप तो F का रेट, फिर Cl का, फिर Br का और I का। देखिए ध्यान से, F का रेट सबसे ज़्यादा है, फिर Cl का, फिर Br का और फिर I का। यहाँ पर देखिए अगर आप देखिए ध्यान से तो रेट को कंपेयर किया गया है तो सबसे ज़्यादा रेट किसका है बेटा, F का, फिर किसका रेट है I का, फिर किसका रेट है Cl का, और फिर किसका रेट है Br का। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, ये कंसेप्ट होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा रेट होता है F का, क्योंकि यहाँ पर इसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटेड रहता है इसके माइनस आई इफेक्ट पर। उसके बाद I पर होता है क्या, I पर इसका प्लस आर इफेक्ट जो है डोमिनेटेड रहता है इसके माइनस आई पर, और फिर Cl और Br के केस में माइनस आई डोमिनेटेड रहता है प्लस आर पर। ये बड़े खास बात है, ये एक्सपेरिमेंटली ही इसको समझा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा कि हर एक ग्रुप के अंदर विड्रॉ करने की टेंडेंसी तो है माइनस आई के थ्रू, और देने की टेंडेंसी प्लस आर के थ्रू। तो चूंकि फ्लोरीन में लोन पेयर आपका 2p ऑर्बिटल में होता है, तो 2p ओवरलैप की वजह से उसका देने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है, अदर देन कि उसकी खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। तो चूंकि देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए अगर किसी भी से भी कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आर्थो और पैरा पर अगर प्लस आर को देखा जाए तो, अब आई में ऐसा क्यों हो गया कि बाकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आई के केस में माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है और प्लस आर इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर माइनस आई इफेक्ट कम है तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्लस आर और माइनस आई दोनों दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब कभी भी हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और सिंपल हेलो बेंजीन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर F का रेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर I का होता है, फिर उसके बाद Cl का होता है और सबसे कम Br का होता है। और ये इसका कारण है। और अगर मैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे ज़्यादा रेट होता है F का, फिर होता है Cl का, फिर होता है Br का और फिर होता है I का। ये इसको बोलते हैं ARSNAE, इसको बोलते हैं ARSE। ठीक, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए और ध्यान रखिएगा पैरा प्रोडक्ट सबसे इसमें मेजर बनता है। बिल्कुल लगभग आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो पैरा यील्ड आ रही है, देखिए पैरा यील्ड सबसे ज़्यादा है, और आर्थो जो है उसके बाद माइनर है और मेटा तो बन ही नहीं रहा है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, एक तो किसका रेट ज़्यादा होता है, किसका रेट कम होता है, और साथ ही साथ जो है वो पैरा और आर्थो में से पैरा मेजर होता है। ठीक,
चलिए यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, आपका क्लेडन का जो ये चैप्टर था, ये पार्ट था, वो ख़त्म हो गया। अब हम आगे आते हैं, इसको जल्दी से आपने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर शायद प्रॉब्लम बताई गई थोड़ी सी भाई। ब्रोमीन के साथ देखिए बिल्कुल पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, सल्फोनेशन हुआ, उसके बाद फिर साल्ट आइसोलेशन हो गया और HNO3 लगा दिया तो नाइट्रेशन हो गया। देखिए ये बिल्कुल ये नाइट्रेशन हो रहा है, देखिए नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, पैरा नाइट्रोबेंजीन, और ये पैरा सल्फोनेशन। सो ये क्लियर है बिल्कुल। पैरा की यील्ड ज़्यादा होगी, आर्थो से ध्यान रखिएगा इस बात का। और लास्ट में समरी है, और समरी मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी एक्टिवेटिंग समरी मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल। वेरी एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, वेरी डीएक्टिवेटिंग, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। इस टेबल को भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि इसमें कौन मेजर होता है, कौन माइनर होता है, क्या उसका कारण है, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक। इसके बाद इसमें कुछ सवाल कराए गए हैं, कुछ सवाल आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको चैप्टर खत्म, ठीक। अब सवालों को हम अलग से डिस्कस करेंगे इसके, ठीक। द चैप्टर इज फिनिश्ड, आपका चैप्टर खत्म, थ्योरेटिकल पार्ट आपके चैप्टर में खत्म। अब इसका प्रॉब्लमेटिक पार्ट स्टार्ट होगा। प्रॉब्लमेटिक पार्ट में इसके प्रॉब्लम्स भी लेंगे, इसके एंड के प्रॉब्लम्स भी लेंगे, और मेरी प्रॉब्लम्स भी होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा और आपको लाइव भी यूज कर लूँगा। समझ गए मेरी बात। सो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। छोटा लेक्चर है, इसमें ऐसी कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं या इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये बात सही है कि थ्योरेटिकल पार्ट में ये खत्म। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो ये चैप्टर चल रहा था क्लेडन का वीडियो सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट, वो खत्म, ठीक। कंटेंट वाइज पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है थ्योरेटिकल में। अब ये 5 वीडियो देखिए, आपका ये चैप्टर खत्म। तो ठीक इसी तरीके से अब आपको आगे जितने भी चैप्टर्स हम उठाएंगे, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे रीअरेंजमेंट का, यानी कि नेम रिएक्शन का चैप्टर उठाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो इनोलेट और रिएजेंट्स के चैप्टर हैं उनको चुन चुन करके इंपॉर्टेंट वाले उनको उठाएंगे। फिर उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो एप्लीकेशन वाले पार्ट हैं, यानी कि जो जैम के कोर्स के हिसाब से और नेट के कोर्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम पहले उठाएंगे और उनको पहले ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका वीडियो सोल्यूशन का तरीका था जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप सब लोगों को इसका कोर्स मिलेगा। क्लेडन और कैरुथर का सेपरेट आप कोर्स भी ले सकते हैं मुझसे, ऑर्गेनिक के कोर्स के साथ भी कंबाइन करके ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो तरीका था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, वो मैंने आपको पूरी समझाया। आपको लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्लेडन में, आप इस वीडियो को देखिए, बात खत्म, क्योंकि मैंने उसकी थ्योरी का एक निचोड़ आपके सामने रख दिया है। समझ के मेरी बात क्लियर हो गई होगा आपको मेरी बात। आपका वीडियो सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हमारा इसका प्रॉब्लमेटिक पार्ट स्टार्ट होगा, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। 3 तरीके से होगा। पहला, इसके चैप्टर के अंदर की प्रॉब्लम्स के साथ लिंक करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स, इसके एंड में दी गई प्रॉब्लम्स और कुछ मेरी प्रॉब्लम्स अलग से, और साथ साथ जो है उसको कंबाइंड वे में किस तरीके से प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, एक कंबाइंड अप्रोच के साथ कैसे सवाल बन सकता है, कैसे रिएजेंट्स उसके साथ ऐड कर सकता है, कैसे नेम रिएक्शन उसके साथ ऐड कर सकता है, क्या रोल है फ्रेडल-क्राफ्ट डिसाइलेशन का, क्या और कौन से नेम रिएक्शंस होते हैं, गार्डरमैन कोच क्या होता है, गार्डरमैन एल्डिहाइड क्या होता है, हॉबेन-ओस्ट क्या होता है, लेडरमैनास क्या होता है, सब के सब नेम रिएक्शन, रामा-टीमान क्या होता है, सब के सब नेम रिएक्शंस को हम लिंक करते हुए बढ़िया बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे, जिसका थ्योरेटिकल रिकॉर्डेड पोर्शन का भी आपको लेक्चर मिलेगा और साथ साथ लाइव भी मैं आपको लूँगा। ठीक, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी उठाएंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। अलग अलग रिएजेंट्स लेंगे, भंडार हूँ मैं रिएजेंट्स का, आपके सामने रिएजेंट्स पेश करके रखूँगा। इतने रिएजेंट्स लगाऊँ कि मज़ा आ जाएगा आपको। समझ में आ गई मेरी बात। होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। वैसे तो देखिए बेटा, ये एंजॉय करने के लिए मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, मैं आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ।
आपकी मदद के लिए बना रहा हूँ। आपको क्लेडन का बुक पढ़ना ना पड़े, आपके सामने क्लेडन की पूरी एक जीते जाता वीडियो आपके सामने खड़ा हो जाए, वो उसकी मेरी कोशिश है। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप जो है वो वीडियो पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मोस्टली लोगों को बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि अगर उनको सीखनी है, पढ़नी है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि बेटा द केमिस्ट्री पॉइंट हमारा ऐप है। तो द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर आपको किसी तरीके से अगर आपको डिटेल्ड में कोर्स के बारे में सीखना है तो यू कैन गो थ्रू द सब्सक्रिप्शन आल्सो। ओके, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए, शेयर कीजिए और अपनी व्यूज़ भी मुझे दीजिए कि सर आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक आपको यहाँ पे नीचे शेयर कर देना है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आपको वहाँ पता चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो क्लेडन का प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा और साथ साथ जो है बेटा हम गेट का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बड़ा मज़ेदार होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।